संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, आज 30 अगस्त है और 30 अगस्त के समाचार में आप मन के आगू लेकर के हाजिर हुए हूँ। लेकिन एक छोटे से बात ओकर पहले कहना चाहता हूँ, बोला कह लेता हूँ, फिर समाचार ला शुरू करूँ। तो आज ले लॉकडाउन जो लगे रहिस वो फिर समाप्त होते और अनलॉक 4.0 की प्रक्रिया शुरू होते। एमा भी जो स्कूली शिक्षा है, कॉलेज की शिक्षा है या हमारे कोचिंग जैसे संस्थान है वो मन ला फिर एक माह ब हाउस अरेस्ट कर देने, यानी कि आगू आऊ चले के अनुमति एक माह तक अभी आऊ नहीं मिली से। तो भैया यहू मुश्किल के घड़ी है, मैं आपके सहारा बनी ऑनलाइन पढ़ाई। हम ऑनलाइन पढ़ाई न्यूज में तो पढ़ा था, साथ साथ मैं ऑनलाइन क्लास भी शुरू करे हूँ जिनमें मैं छत्तीसगढ़ विषय ला पढ़ात हूँ। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास अभी चलत रहीस और ओकर बाद अब आगू के विषय ला पढ़बो। तो अगर आप मन के कोई भी संगी साथी मन के रुचि होही तो मोर कर संपर्क कर सकता। मोर व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब सीधा हिंदी पे आता हूँ और शुरू करता हूँ। चलिए पहले समाचार पर आते हैं। पहला समाचार भोरमदेव अभ्यारण्य से लेकर के। भोरमदेव अभ्यारण्य ये तो आप जानते ही हैं कि जिला कवर्धा में है और छत्तीसगढ़ के सबसे नए अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है। पर यहाँ क्या आप ये जानते हैं कि तितलियों का संरक्षण किया जाता है? लगभग 90 प्रकार की तितली प्रजाति यहाँ संरक्षित है और फिलहाल में शोधकर्ताओं ने जो कि रिसर्च कर रहे थे इस जगह पर, उन्हें तितली की एक महत्वपूर्ण प्रजाति देखने को मिली। प्रजाति का नाम है स्पॉटेड एंगल बटरफ्लाई या स्पॉटेड बटरफ्लाई भी आप इसे कह सकते हैं। ये देश में पाए जाने वाली तितली की प्रजातियों में दूसरे नंबर की बड़ी प्रजाति मानी जाती है और ऐसी प्रजाति छत्तीसगढ़ में इससे पहले बस्तर अंचल में देखी गई थी। कवर्धा क्षेत्र में इसे देखा जाना एक सुखद संयोग ही हो सकता है और रिसर्च का विषय भी है। कवर्धा की जो मैकल पहाड़ी का क्षेत्र है ये भी बस्तर की तरह इको स्पॉट बनता जा रहा है या इको टूरिज्म का केंद्र बनता जा रहा है। तो अगर कभी जाना हो तो यहाँ जाएं और अवलोकन करके आएं। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। खारून नदी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट, और ये बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट होने वाला है राज्य सरकार के लिए और दुर्ग जिला प्रशासन के लिए भी। जो खारून नदी है ये वैसे तो रायपुर की एक बहुत महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है, लेकिन ये नदी रायपुर और दुर्ग के साथ सीमा बनाते हुए भी चलती है। तो इस पर एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट, जिसका उद्देश्य होता है कि जो नदी है उस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली उसकी साफ सफाई करना, उसमें मिलने वाले जो मैले नाले हैं या घर की नालियां जिनका संपर्क सीधा नदियों से कर दिया जाता है अक्सर, और नदियों के प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण बनता है, उन सब समस्याओं को दूर करना। जलकुंभी आदि की समस्या अपने आप दूर हो जाएगी यदि आप अपने यहाँ की नालियों का जो प्रवेश है वो नदी में ना होने दे। तो ये सारी चीज की जाएगी और ये सब कुछ होने वाला है कहाँ से कहाँ तक ये जान लेते हैं। अमलेश्वर नाम की जगह से लेकर कुम्हारी टोल नाका तक। कुम्हारी टोल नाका दुर्ग की आखिरी सीमा समझ सकते हैं। इसके बाद वैसे कुम्हारी जैन तीर्थ के लिए भी जाना जाता है और यहाँ जैनियों का एक बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान भी केंद्रित है। इसके अलावा बात करते हैं इस योजना पे लगने वाले लागत की। 75 करोड़ रुपए की लागत आएगी इस पूरी योजना पर, और इस पूरी योजना का जो मॉडल है वो कॉपी किया जा रहा है। कॉपी किससे किया जा रहा है? तो गुजरात की एक बहुत फेमस नदी साबरमती नदी से। तो ये आप सब जानते होंगे, पहले जब आप जीके पढ़ते थे तो आप उसमें ये पढ़ते थे कि साबरमती देश की सबसे प्रदूषित नदी है और उसे साबरमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के द्वारा पूरी तरह से साफ कर दिया गया है। और आप यदि अभी उसकी तस्वीरें देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि वही नदी है। बस इसी तरह की कोई योजना खारून नदी पर भी बनाई जा रही है। बहुत दिनों तक खारून नदी के बारे में भी यही पढ़ा जाता था कि खारून छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। वैसे तो आपको पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, और अगर पता है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं पता तो नहीं लिख करके भेजिए, मैं अगले वीडियो में उसका जिक्र करूंगा। फिर बात करते हैं अब अगली न्यूज पर। खेल से संबंधित कुछ घोषणाएं हुई हैं। हाल फिलहाल में वेबिनार का दौर चल रहा है या फिर वर्चुअल मीटिंग का दौर चल रहा है जिसमें अलग अलग मंत्री इंटरनेट के माध्यम से जुड़ते हैं अपने विभाग से और बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के खेल मंत्री उमेश पटेल जी वो जुड़े और वेबिनार में उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स की है और आने वाले भविष्य में छत्तीसगढ़ के खेल का क्या प्रारूप होगा उस पर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जो कि आपके और हमारे लिए, अगर हम खेल से जुड़े होते तो खेल का विषय होता और अगर नहीं तो करंट अफेयर्स का विषय बनता है। नोट करना शुरू करें। चलिए, जैसे पहला ये जानिए कि राज्य में खेल प्राधिकरण का गठन हो चुका है, इस बारे में उन्होंने सूचित किया। दूसरा, उन्होंने बताया कि भारत सरकार की एक योजना चल रही है, वन स्टेट वन गेम पॉलिसी,
यानी एक राज्य को एक खेल में आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए, प्रतिभाओं का चयन करने से लेकर के उस खेल में उस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया जाए, ये सभी प्रयास चल रहे हैं। और वन नेशन वन स्टेट वन गेम, इस योजना में छत्तीसगढ़ को मिला है तीरंदाजी, आर्चरी। इसके बाद बात करते हैं जशपुर में बनने वाले एस्ट्रो टर्फ की, जिसके अनाउंसमेंट उन्होंने किए कि इसको जल्द से जल्द बनवा लिया जाएगा। एस्ट्रो टर्फ खेल के उस मैदान को कहते हैं जहां हॉकी खेली जाती है। जैसे क्रिकेट में आप पिच शब्द सुनते हैं, उसी तरह हॉकी के खेल के मैदान को एस्ट्रो टर्फ कहा जाता है। राजनांदगांव में हमारे पास पहले से है, हमारे पास इसके अलावा कहाँ है, रायपुर में है, जशपुर में भी बहुत जरूरी था, जशपुर भी हॉकी खेल के लिए जाना जाता है। अब अगले पर आते हैं, दुर्ग में बनेगी जूडो अकादमी, ये स्टेट लेवल की होगी, यानी राज्य स्तरीय जूडो अकादमी खुलने वाली है दुर्ग में। इसके अलावा नारायणपुर में मलखंब को प्रोत्साहन दिया जाएगा। नारायणपुर जिले में मलखंब अपने तरह से एक योगा और सूर्य नमस्कार जैसा ही एक विधि है खेल की। और अगर आपको ये जानकारी नहीं पता हो तो आज ये भी नोट करें कि मध्य प्रदेश राज्य का राज्य खेल है मलखंब, तो उस खेल को प्रोत्साहन मिलेगा नारायणपुर में। इसके अलावा उन्होंने बताया कि राजीव युवा मैदान क्लब की स्थापना गांव-गांव में की जा रही है। राजीव युवा मैदान क्लब का उद्देश्य होगा ग्रामीण क्षेत्र के युवक युवतियों को खेल प्रतिभाओं से परिचित कराना और खेल के प्रति आकर्षित कराना, ताकि वो अपना जीवन इस तरफ भी लगा करके कुछ बेहतर कर सके। अब बात करते हैं अगली अनाउंसमेंट की, जो खेल से जुड़ी हुई नहीं है, बट ऑफ कोर्स अगली जो न्यूज है, जगदलपुर एयरपोर्ट पे बात हो रही थी। और हाल फिलहाल में जगदलपुर के जो लोग हैं उन्होंने, जिसमें लखमा जी जो है जो विधायक भी है, उन्होंने आग्रह किया है मुख्यमंत्री से कि जगदलपुर एयरपोर्ट का नाम माँ दंतेश्वरी के नाम पर किया जाए। और अगर ऐसा होता है तो माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा जगदलपुर का हवाई अड्डा। छत्तीसगढ़ में एक हवाई अड्डा जो राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा है, वो आप ऑलरेडी पता है, स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे जाना जाता है। बिलासपुर हवाई अड्डा भी निर्माणाधीन है, चकरभाठा वाला। और जगदलपुर हवाई अड्डा, जहां से हाल फिलहाल में उड़ान भरे जाने की बातें आ रही थी पर अब तक तो हो नहीं सका है, उसका नाम किया जाने की संभावना है दंतेश्वरी हवाई अड्डा के नाम से। आगे बढ़ते हैं और अगला चर्चा करते हैं नगरनार स्टील संयंत्र पे। नगरनार स्टील संयंत्र NMDC का है, यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। ये संस्था इस उद्योग को स्थापित की थी। और जब पहली बार छत्तीसगढ़ को राज्य बनने का अवसर मिला था, तब से अनाउंसमेंट चल रहे थे। और ये प्लांट बहुत दिनों से प्रोसेस में है अपने, अब उत्पादन का समय आया है। और ऐसे समय में केंद्र सरकार ने नगरनार स्टील संयंत्र को प्राइवेटाइज करने की बात की है, यानी इसे निजी हाथों में सौंपने की बात की है। इस बात का विरोध बस्तर में होना शुरू हुआ है। अब आप इसे राजनीति से प्रेरित कहें या बस्तर वासियों की इच्छा कहें, ये विरोध हो रहा है। और इसलिए हमारे लिए करंट अफेयर्स का विषय बन जाता है कि कौन सा अभी स्टील प्लांट चर्चा में रहा। तो आपके लिए उत्तर होगा नगरनार स्टील प्लांट, बस्तर क्षेत्र, ये याद रखेंगे। इससे पहले भी छत्तीसगढ़ अंचल में बालको स्थित जो प्लांट है, जिसका एल्यूमिनियम उत्पादन करने का काम हुआ करता था, इसे स्टरलाइट नाम की कंपनी के हाथों जब विनिवेशित किया गया, तब मामला प्राइवेटाइजेशन का नहीं था, तब मामला था डिसइन्वेस्टमेंट का, जिसे विनिवेश कहते हैं। आमतौर पर इसमें 51% हिस्सेदारी सरकार अपने पास रखती है और 49% हिस्सेदारी सरकार निजी हाथों में दे देती है। हालांकि यहाँ उल्टा हो गया था, 51% प्राइवेटाइज हो गया था और 49% शेयर होल्ड कर रही थी गवर्नमेंट। इन सब बातों का विरोध हुआ था और काफी दिनों तक बालको इसकी आग में झुलसता रहा था। उम्मीद है बस्तर क्षेत्र में ऐसा ना हो और बीच का कोई रास्ता निकल करके आए। अब बात करते हैं अगली न्यूज की। डुल्की लौह अयस्क खदान बहुत चर्चा में आई है। डुल्की लौह अयस्क खदान हाल फिलहाल में इस जगह से उत्खनन होने को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। अब आयरन की खदान है तो आयरन का ही उत्पादन होगा, ये तो आप समझ गए होंगे। अब ये जानते हैं कि डुल्की है कहाँ से। डुल्की का लोकेशन थोड़ा सा समझना मुश्किल है, अगर आप मैप पे देखने का प्रयास करेंगे तो फिर भी इसे राजनांदगांव में माना जाना ज्यादा उचित लगता है। राजनांदगांव और बालोद की सीमा पर है और ये धुर नक्सली एरिया में से भी एक माना जाता है, यानी यहाँ नक्सलवादियों का काफी प्रभाव रहा है। इस कारण से भी लगातार यहाँ प्रयास किए जाने पर अब तक सफलता हाथ नहीं लगी थी। पर अभी सैद्धांतिक मंजूरी मिल जाने के बाद से जो भिलाई स्टील प्लांट है, अब वो यहाँ से अपने लिए लौह अयस्क की प्राप्ति करेगा। भिलाई स्टील प्लांट इससे पहले दल्ली राजहरा से लौह अयस्क मंगाया करता था और दल्ली राजहरा के लौह अयस्क
हम अक्सर किताबों में पढ़ते आते हैं कि वहाँ संसाधन समाप्त हो गए, यानी वहाँ की खदानें समाप्त हो गई। ऐसा नहीं है, वहाँ के खदानों में लोहा अब भी मौजूद है, बस उसमें जो सिलिका की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होती है, जो कि उद्योगों के लिए एक महंगा सौदा है। बस इस कारण से नई संभावना तलाशी गई और रावाघाट माइन की तरफ रुख किया गया था, जो कि जिला कांकेर की तरफ था। लेकिन अब निकटस्थ क्षेत्र राजनांदगांव में भी ये क्षेत्र, जो लौह क्षेत्र है, वो प्राप्त हो जाने से भिलाई स्टील प्लांट को आर्थिक लाभ हो सकता है। देखते हैं कब ये पूरा हो सकेगा। 29 हेक्टेयर भूमि पर अभी खनन को मंजूरी मिली है। ये भी एक रोचक बात है कि आज मैं ये समाचार पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में और बाद में मैं इसकी जानकारी सर्च कर रहा था वेबसाइट में, तो एक लोकल समाचार से मैं मुखातिब हुआ, या एक लोकल समाचार मुझे देखने को मिला जो ये कह रहा था कि डुल्की तक आने का रोड इस बारिश में बह गया है, यानी ये रास्ता लंबा हो रहा है, बहुत लंबा। अब आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अच्छा, ये चीज़ तो मैं बताना भूल ही गया, डुल्की से बीएसपी को क्या फायदा होगा। डुल्की से प्राप्त जो सिलिका की मात्रा है लोहे में, वो मात्र 4% तक ही है, यानी सस्ता सौदा साबित होने वाला है बीएसपी के लिए अगर हो जाता है तो। अब बात करते हैं सोनझाला नाला की। तो आप सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की कुछ नदियां हैं जहां से रेत के कणों में सोने की प्राप्ति हो जाती है। ईव नदी उनमें से एक है, ये आप पहले से जानते हैं। कोटरी नदी उनमें से एक है, जिसे परलकोट भी कहा जाता है। और तीसरी शबरी नदी के बारे में आप जानते ही थे। लेकिन एक नाले के बारे में क्या आप जानते थे जिसमें से सोने के कण निकाले जाते हैं? सोनाखान क्षेत्र है, जो कि शहीद वीर नारायण सिंह जी का क्षेत्र है, जो कि छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद है, उनका क्षेत्र है। और उनके क्षेत्र के पास एक नाला है, सोनझाला नाला, जहां से भी रेत के कणों में क्या प्राप्त होता है? सोना प्राप्त होता है। हाल फिलहाल में बहुत सारे प्रवासी मजदूर जो वापस लौट करके आए कोविड-19 की समस्या के कारण, उन्होंने ये काम वहां शुरू किया है। कुछ गांव हैं जहां ये काम लगातार दिन रात चल रहा है बारिश के थमने के बाद, जिसमें प्रमुख है महकम, अर्जुनी, देवरी, नवागांव, कोठारी, कौहाकुंडा, जोगीडीपा। ये कुछ ऐसे गांव हैं जहां ये काम लगातार चल रहा है। वैसे ये मांग क्या है उस क्षेत्र के लोगों की? उस क्षेत्र के लोगों की मांग है कि वो सोना झालते हैं और सोने के कण निकाल भी लेते हैं। उन्हें, चूंकि सरकार इस पर कोई अलग योजना बनाकर नहीं रखी है, तो स्थानीय व्यापारियों को या फिर जो कि सोनार वर्ग होता है, उन्हें औने पौने दाम पर बेचना पड़ जाता है। अगर सरकार इसके लिए कोई योजना बना देती तो आर्थिक लाभ भी हो पाता और एक काम भी इस क्षेत्र के लोगों को स्थायी रूप से प्राप्त हो पाता और उन्हें बाहर दूसरे राज्यों में कमाने जाना नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ पर चलते हैं। दुर्ग जिले से ये समाचार है। हाल फिलहाल में खबर आई, जो कि हमारे नगरीय मंत्री हैं या नगरीय प्रशासन मंत्री हैं शिव कुमार डहरिया, उन्होंने अनाउंस किया है कि दुर्ग जिले में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का और मार्क माई वर्ड इंटरनेशनल लेवल का स्विमिंग पूल बनाया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल, या हिंदी में जिसे तरण ताल कहते हैं, हमारे पास रायपुर में तो था ही, अब दुर्ग में भी बन सकेगा। अब बात करते हैं अगली न्यूज़ पर। तो मेरे बस्तर प्रेम की तरफ मैं वापस लौट करके आता हूँ और कुछ शेयर करता हूँ आपसे। तो हम इस शब्द पर चर्चा करते हैं। शब्द है घोड़ंदी। घोड़ंदी, क्या आपको पता है इसका अर्थ क्या होता है? चलिए मैं बताता हूँ। घोड़ंदी का अर्थ होता है गेड़ी। गेड़ी तो आप सब जानते हैं, छत्तीसगढ़ में गेड़ी चढ़ने की परंपरा है, इससे भी आप वाकिफ हैं। और हरेली के बाद से या हरेली के दिन से ही ये सब कुछ शुरू भी हो जाता है। पर बस्तर अंचल में इसका एक अलग रूप देखने को मिलता है, जिसे नवाखाई के अवसर पर सेलिब्रेट किया जाता है। बस्तर के जो युवक हैं वो घोड़ंदी पे चढ़ते हैं और घर घर जा करके इकट्ठा करते हैं चंदा। इस चंदे में क्या चीजें होती हैं? इस चंदे में होता है अनाज या रुपया, और एकत्रित पैसे से ये युवकों का ग्रुप मिलकर के पिकनिक मनाता है। तो ये रिवाज है बस्तर क्षेत्र में, जिससे मैंने आपको अवगत कराया। क्या आपको पता है बस्तर क्षेत्र में ही, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अन्य अंचलों में लड़कियों के द्वारा भी ऐसा ही एक गीत गाया जाता है। हालांकि इसमें तारा गीत नाम है, लेकिन वो घर घर जा करके चावल इकट्ठा नहीं करती है। आपस में मोहल्ले की सभी जो अविवाहित लड़कियां हैं वो एकत्रित होती हैं और एक साथ मिलकर के तारा गीत गाते हुए अपने फ्री टाइम को सेलिब्रेट करती हैं। आगे बढ़ते हैं और न्यूज़ पर चलते हैं। तो अब कुछ जलप्रपात के नाम हैं। मेदनी घूमर, जिसका नाम आपने ऑलरेडी सुन रखा होगा। इसके अलावा है तामड़ा घूमर, बीजा कसा और चित्रधारा। ये वो जलप्रपात हैं जो बस्तर अंचल में मौजूद हैं, जगदलपुर के पास। जगदलपुर अंचल पे जब भी बात आती है तो हम चित्रकोट और दूसरे महत्वपूर्ण जलप्रपात तीरथगढ़ के बीच सब कुछ भूल जाते हैं। पर भला हो कैमरों का, भला हो मोबाइल में कैमरे की क्वालिटी बढ़ने का, कि लोगों के बीच ये उत्साह बढ़ा है, स्थानीय लोग भी
और बाहर के लोग भी जब पर्यटन करने जाते हैं तो ऐसी जगहों को अपने कैमरे में कैद करके लाते हैं और आपको और हमको मिलती है जानकारी। तो अब ये जानकारी मिली है कि भाई जो जगदलपुर के फेमस 2 जलप्रपात हैं उनके अलावा इन जलप्रपातों का महत्व भी उतना ही है, तो आप नाम याद रखें। वैसे मेदिनी घूमर और तांबड़ा घूमर तो आपने पहले सुन रखा होगा, शायद चित्रधारा भी आपने पहले सुन रखा हो, पर बीजा कैसा नए खोजे गए जलप्रपात में से एक माना जा सकता है। इतना कुछ था जो मैं आज आपके लिए निकाल के ला पाया। और ध्यान रखें, सुरक्षित रहे भाई, कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ ठीक हो गया है। और वो बात जो पहले शुरू किया था उस पर वापस आता हूँ, ऑनलाइन कोर्स शुरू किए हैं, जिनको जुड़ने में इंटरेस्ट हो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पर, कांटेक्ट करिएगा। चलिए मुलाकात करेंगे आपसे कल।